नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उत्तराखंड में अगले 2 महीने में लगातार पेपर हैं और आप लोगों ने पेपर की तैयारी कर ली होगी। तो हम लोग आज से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड के पेपरों के लिए, अलग अलग पेपरों के लिए। इसमें हिंदी, इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, थोड़ा गणित है। कोशिश की है सब डाला जाए। तो आप देख लीजिए, अगर आपको टेस्ट पेपर अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिएगा और आप लोग अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? किसी कार्य को अगर नए ढंग से करना है तो उसे क्या कहते हैं? पारंपरिक, नवागत रूप, आधुनिकीकरण या फिर नवीनीकरण। तो अगर कार्य को नए ढंग से करना है तो क्या होता है? उसे हम ऑप्शन सी नवीनीकरण कहते हैं। किसी कार्य को नए ढंग से करना है मतलब नवीनीकरण। आप लोग थोड़ा पॉज लेके फिर पहले अपना आंसर देख लीजिए, फिर मेरा आंसर चेक कीजिएगा, उससे आपको ही पता चल जाएगा आपने सही किया या नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1960 में। और प्रश्न आपके लिए है कि कहाँ हुई, कहाँ है ये केंद्रीय निदेशालय, है कहाँ? ठीक है, ये आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? इसमें थ और ध, थ और ध क्या है? अल्प प्राण वर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, क्या लिखा हुआ है? राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो उपयुक्त वाक्य का प्रकार नहीं है। देखिए प्रश्न में ये चीज़ पूछी हुई है कि प्रकार नहीं है, इस पे हमेशा ध्यान रखिएगा। नहीं है, नहीं होता तो प्रकार है, क्योंकि नहीं है पे कई बार गलती कर लेते हैं। तो यह किस प्रकार का वाक्य नहीं है? तो यह किस प्रकार का नहीं है? यह संयुक्त वाक्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक पूछा जा रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। निश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर डी, यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, विधायक में कौन सी संधि है? विधायक में कौन सी संधि है? अब देख लीजिए, विधायक आयिक आ रहा है ना, तो आयिक कौन सी होगी ये तो आप सभी जानते होंगे। तो छठवें का कौन सा आंसर हो जाएगा? छठवें का आंसर है सी, अयादि संधि। विधायक में कौन सी है? अयादि संधि। अगला है, अवला जीवन हाय तुम्हारी कहानी में है दूध और आंखों में है पानी, मैथिली शरण गुप्त की किस कृति में वर्णित है? ये बता दिया है कि मैथिली शरण गुप्त की है, और कौन सी कृति है? तो जो ये है, ये कौन सी कृति है? ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर? ए, यशोधरा। यशोधरा में है। ठीक है, ये पंक्ति कहाँ है? यशोधरा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8वां, शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शासकीय पत्र यानी कि एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं इसमें। शासकीय पत्र में क्या होता है? पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है, पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखते हैं, पत्र के बाएं और सेवा में लिखा जाता है, संबोधन में महोदय लिखते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। तो देख लीजिए गलत कौन सा है इनमें से। पत्र संख्या, ऑप्शन नंबर बी, पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखते हैं। तारीख वहाँ नहीं लिखते पत्र संख्या के ऊपर। आपने देखा होगा जब भी कोई विज्ञप्ति आती है तो आपने विज्ञप्ति देखा होगा, उसके सीधे में लिखा रहता है उल्टे हाथ की तरफ से, पत्र संख्या के बाद। चलिए अगला है, संबोधन में महोदय लिखते हैं। अच्छा नहीं, अगला प्रश्न है, स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? सिंपल बात यह है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर आ जाएगा आपका पहला क्या ऑप्शन है? जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, फिर जिनका उच्चारण नाक मुंह से होता है। तो स्वर क्या है? आप जानते हो जिनका उच्चारण क्या होता है? बिना किसी अवरोध या फिर विघ्न के होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला है,
हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किन बातों पर विशेष ध्यान देंगे? ये ध्यान रखना, ये आपका चाइल्ड पेडागोजी में भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर जो 10वां है, ये चाइल्ड पेडागोजी में भी पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किन बातों पर ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या करना है, किन बातों पर ध्यान रखना है? भाषा की कुशलता, वर्तनी, प्रयोजना कार्य, शुद्ध उच्चारण। तो इनमें से किस पर आपको ध्यान रखना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी पे आपको ध्यान रखना है, जो बच्चा है वो शुद्ध वर्तनी प्रयोग कर रहा है या नहीं। अगला है प्रश्न नंबर 11वां, झरना का तत्सम है। झरना का तत्सम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो झरना का तत्सम है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? झरना। अगला प्रश्न, किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ममता पुस्तक पढ़ती है। कर्तवाच्य का ध्यान रखिएगा। रमेश स्कूल जाओ, शायद वह राम का भाई है, बैठा नहीं जाता। तो कर्तवाच्य क्या है? देखिए कर रहा है जो, ममता पुस्तक पढ़ती है, यह है कर्तवाच्य, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि नाश कर देना के लिए मुहावरा है। तो नाश कर देना के लिए कौन सा मुहावरा है? इनमें से ऑप्शन नंबर क्या है आंसर इसका? सी, पानी फेर देना। पानी फेर देना मतलब नाश कर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है जिसमें उपसर्ग है ही नहीं। आपके जितने भी शब्द हैं आप सभी में जानते हो प्रत्यय और उपसर्ग यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 14 है कि वो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो कौन सा इसमें? सुरेश। सुरेश क्या शब्द है? उपसर्ग रहित। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो इसका आंसर क्या है? चूहे, कहावत क्या आपकी? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी कि कंजूसी करना, सीमित साधनों में काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, या फिर सीमित साधनों में बड़े काम नहीं होते। तो जो आंसर है इसका आंसर है डी, कि जो सीमित साधन है उसमें बड़े काम नहीं होते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, ऑप्शन नंबर डी है इसका। चलिए अगला प्रश्न है, चरण कमल बंधु हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो आप सभी जानते हो चरण कमल यानी कि चरण रूपी कमल, और जहाँ पे ये आ जाता है वो क्या होता है? रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? निम्न पंक्ति, उक्त पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? इसमें कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय, रति, शोक या क्रोध? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, ठीक है, कौन सा छंद है, तभी तो स्थायी भाव बताओगे, ठीक है। अब देख लीजिए इस समय इसका स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रति। रति क्या है इसका स्थायी भाव। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 18, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस भाव में स्थूलांकित पद यथास्थान क्या है? यथास्थान इनमें से क्या है? अवयव है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, या फिर विश्लेषण है? तो क्या है? तो आप आंसर देख लीजिए, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है विशेषण। क्या बोला? सभी श्रोता यथास्थान बैठे हैं, तो ये क्या है? एक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सचिवालय के सभी पत्र उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं, मध्यम पुरुष में लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, फिर तीनों पुरुष में लिखे जाते हैं? तो आप बता सकते हो कि किस में लिखे जाते हैं? तो जो सचिवालय के सभी पत्र हैं वो किस में लिखे जाते हैं? अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुष में। चलिए अगला प्रश्न है, दाजू रचना है, जो दाजू रचना है वो किसकी है? शैलेश मटियानी की, या फिर शेखर जोशी की, विद्यासागर नौटियाल, या फिर मंगलेश डबराल? इनमें से किसकी रचना है दाजू? तो जो दाजू रचना है वो हमारे किसकी है? शेखर जोशी जी की है। चलिए अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? आराकानमुयोम, या फिर पाइटगोई, नाग पहाड़ी, या फिर मिजो पहाड़ी? इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आराकानयोम। आराकानयोम से जाना जाता है किसको?
अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अंग्रेज दूत, ठीक है, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है, शायद इसका आंसर भी आपको पता होगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये जहांगीर के दरबार में आए थे सबसे पहले। चलिए प्रश्न नंबर 23 करते हैं। अब प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? तो आप बता सकते हो भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किसकी सफलता के बाद हुआ था? ऑप्शन क्या है? अगस्त प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन या फिर क्रिस्प मिशन। तो जो इसका आंसर है, आंसर क्या है इसका? क्रिप्स मिशन। इसके बाद इसकी क्या हुआ था? असफलता के बाद क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? प्रश्न क्या पूछा हुआ? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देखिए आप जानते हो मैक्सिमम टाइम पे देखो बहिष्कृत कौन थे हमारे, जो अभी भी कहते हैं उनके लिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? हमारे अंबेडकर जी बनाए गए थे। तो क्या है? BR अंबेडकर जी क्या थे उस समय? संस्थापक थे बहिष्कृत हितकारिणी सभा के। इसका ध्यान रखिएगा। उदयपुर के निकट एक लिंग क्या है? एक लिंग देव जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? एक लिंग देव जी का मंदिर तो ये बनाया था हमारे, आंसर इसका बप्पा रावल। ऑप्शन नंबर बी, बप्पा रावल ने बनाया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली में बने हैं? किस शैली का उदाहरण है? जो खजुराहो के मंदिर है वो किस शैली का उदाहरण है? तो आप देख सकते हो अमरावती शैली का है क्या, नागर शैली, गंधार शैली या फिर द्रविड़ शैली? तो इसका आंसर है हमारा क्या, जो है नागर शैली। जो खजुराहो के मंदिर है वो नागर शैली में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? दीफू दर्रा, देखिए दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा सिक्किम, मणिपुर, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो जो दीफू दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखिए दर्रा क्या करता है, दो भागों को जोड़ता है। तो आप ये बताओगे अरुणाचल प्रदेश को किसके साथ जोड़ता है? तो आप ये बताओगे, आपके लिए कमेंट बॉक्स में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है इसके? सरसों, चना, मटर, सोयाबीन। तो आप देख सकते हो रबी यानी कि गर्मियों वाली, तो इसका आंसर है आपका सोयाबीन। सोयाबीन क्या है? रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है पूछा हुआ। देखिए सरसों उदाहरण है, चना उदाहरण है और मटर उदाहरण है, लेकिन क्या है? सोयाबीन नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी वो कब शुरू हुई थी? देखिए ये हुई थी हमारे 2000 में। आंसर इसका 2000 है। आपको इनको ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री की बहुत सी योजनाएं चली हैं, हर योजना के बारे में कुछ ना कुछ आता ही आता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस स्थान द्वारा लगाई गई थी? डाकनिया प्रथा ये कहाँ? ऑप्शन 4 हैं, 2 ऑप्शन नीचे हैं अगले पेज में इसके। डाकनिया प्रथा पर जो रोक लगाई थी वो कब लगी थी, कहाँ लगी थी? कोटा में लगी थी, उदयपुर में लगी थी, बीकानेर में लगी थी या जयपुर में लगी थी? तो जो डाकनिया प्रथा है उस पर जो रोक लगी थी सर्वप्रथम वो कहाँ लगी थी? ऑप्शन बी, उदयपुर में लगी थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो हमारी 8वीं अनुसूची है आप जानते हैं उसमें क्या है? हमारी भाषाएं हैं। तो किससे संबंधित होगी? भाषाओं से संबंधित होगी। चलिए अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस तारीख से प्रभावी हुआ था? ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि किस तारीख से प्रभावी हुआ था। तो आप जानते हो एक तो 26 नवंबर था, 26 नवंबर 1949 यहाँ अंगीकृत हुआ था, यानी कि अल्प रूप से लागू हुआ था। कुछ कुछ अनुच्छेद थे वो लागू थे। और 26 जनवरी 1950 यहाँ से पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 से अंगीकृत हुआ था, यानी कि अल्प रूप में लागू हुआ था, सिर्फ कुछ ही अनुच्छेद लागू थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रभावी हुआ, तो प्रभावी यानी कि 26 जनवरी 1950 से हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की संसद की राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? भारत के पूछा जा रहा है, तो ये कितनी होती है? ऑप्शन ए 250 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का क्या है? अधिकार है। तो आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 32। चलिए 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था नहीं है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, किस देश में नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर इसका ऑप्शन बी रूस। रूस में पूंजीवादी नहीं है। अगला प्रश्न है, जलयान निर्माण में सर्वप्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश, जलयान निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जलयान निर्माण सबसे ज़्यादा होता है हमारे जापान में। इसका आंसर क्या है? जापान। चलिए अगला प्रश्न, अतिकाल में मात्र एक महाद्वीप पैजिया था, इस विचार के जनक कौन थे? कब बोल रहा हो? अतिकाल में मात्र एक महाद्वीप पैजिया था, इस विचार के जनक कौन थे? जो ये विचार इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक कौन थे हमारे? ऑप्शन क्या है इसका? वैगनर। ऑप्शन ए वैगनर क्या थे? इस विचार के जनक थे। चलिए अगला प्रश्न है, किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? जुड़वा खनिज निम्न में से किसे कहा जाता है? तांबा टिन, लोहा कोयला, सीसा जस्ता, सोना चांदी। जो सीसा लेड और जस्ता टिन, इसको क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो कौन सा करता है? आप बता सकते हो। ये है पाक जल डमरू, पाकिस्तान वाला नहीं। देखिए पाक जल डमरू, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, पाकिस्तान की तरफ मत जाना, वहाँ कुछ नहीं है, सिंध नदी है ओनली। ये क्या है? पाक जल डमरू है, जो हमें क्या करता है? श्रीलंका से अलग करता है। फिर है, भारत में कृषि उत्पादकों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? कृषि उत्पादों के न्यूनतम किसकी समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कृषि कीमत पर लागत आयोग या फिर कृषि मंत्रालय। तो कौन करता है? ऑप्शन सी करता है, यानी कि कृषि कीमत पर लागत आयोग। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41, वित्त विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा है सही है। तो पहला क्या है? इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति तक लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति इसे वीटो पर रख सकता है। वीटो क्या है? राष्ट्रपति का एक अधिकार है, राष्ट्रपति के अधिकार को पढ़ लेना। ठीक, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति तक लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गापुर में स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर में स्टील प्लांट की स्थापना हुई है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो देखिए हमारा जो हुआ था द्वितीय में हुआ था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या था? हमारा स्टील प्लांट लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल में संबंधित है? जो नेट वेस्ट है वो किस खेल से संबंधित है? जो नेट वेस्ट है हमारा किससे? क्रिकेट से संबंधित है, तो शायद पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न, सुबरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सुबरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? कोयम्बटूर में है। चलिए अगला प्रश्न है, गरीबी की माप के लिए किस समिति का गठन किया गया था? जो गरीबी की माप है कि गरीबी, जैसा आपको पता है कि जो आदमी दिन के अगर 150 रुपये कमा रहा है तो गरीब, उससे नीचे वाला गरीब है वो गरीबी रेखा में नहीं आता, ये माना गया था। लेकिन ये बोला जा रहा है किसने बनाया था कि ये गरीब है और ये नहीं है। जो 45वां प्रश्न है ये बनाया था हमारा ऑप्शन नंबर डी,
लकड़ावाला, जो लकड़ावाला समिति थी उसने बताया था कि गरीबी की माप कैसे की जाती है। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, जो प्रश्न नंबर 46 है, विश्व व्यापार संगठन उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1995, 1995 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? असम में कौन सा मनाया जाता है? टूस पर्व, बुहंग बिहू, पोंगल और मकर संक्रांति। तो जो इसका आंसर है वो कौन सा है? असम में कौन सा मनाया जाता है? आप जानते हो बिहू मनाया जाता है, बुहाग बिहू। चलिए अगला प्रश्न है 48वां, राष्ट्रीय पंचायत निम्न में से किस देश की संसद का नाम है? इनमें से किस देश की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो आप सभी जानते हो किसकी है ये हमारी नेपाल की, जो नेपाल की संसद है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। अगला प्रश्न है आपका, भारत के जनजातीय मामलों का मंत्रालय मंत्री कौन है? जनजातीय मामलों का, इसका कौन सा आंसर? इसका है अर्जुन मुंडा। ये क्या है? हमारे जनजातीय मामलों का मंत्रालय मंत्री हैं। अगला है प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करना होगा? कंप्यूटर का प्रश्न है। अगर आपको प्रिंट करना है तो कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करना होगा? आप कहाँ जाते हो? टूल्स में जाते हो या फिर कंट्रोल के साथ पी भी यूज़ करते हो, शॉर्टकट की भी ध्यान रखना। आप टूल्स में जाते हो वहाँ यूज़ करोगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामीय भाषा नहीं है? कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा नहीं है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो सी, केवल सी, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? C+ और C++ 2 है, जावा भी भाषा है और माइक्रोसॉफ्ट भी भाषा है। केवल आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है। हाइपरलिंक का दूसरा रूप, हाइपरलिंक का दूसरा रूप क्या है? तो हाइपरलिंक का दूसरा रूप क्या है? केवल लिंक बोल सकते हैं, हम लिंक कर रहे हैं, हाइपरलिंक बोलिए चाहे लिंक कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में नहीं आता है। 53वां प्रश्न, तो देख लीजिए, पहला क्या है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडार और मॉडम। तो आप सभी जानते हो ये प्रकाश भंडार क्या है? फिजिक्स का ऑप्शन है, भौतिक में आता है, तो यही इसका आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा आरेख स्तनपायी गायों और कौवों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाता है? स्तनपायी गाय और कौवे, देखिए क्या ऑप्शन बोला उसने? स्तनपायी गाय और कौवे। तो पहली चीज़, जो पहला ऑप्शन था वो 3 छल्ले ऐसे में हैं, एक साथ चिपके हुए हैं। दूसरा वाला 3 अलग अलग हैं, वो प्रिंटिंग में मिस्टेक हो रखी है इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा आपको दिख ही रहा है, चौथा सिंगल के अंदर 2 गोले हैं। तो उसने बोला हुआ स्तनपायी, तो सबसे पहले स्तनपायी के लिए गोला बना दो। उसके बाद कहा है उसने गाय, तो देखिए गाय एक स्तनपायी है, स्तनपायी यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसे स्तनपायी कहेंगे। ठीक। और फिर कहा उसने कौवा, तो देखिए कौवा स्तनपायी नहीं है, तो कौवे के लिए अलग से गोला बनेगा। ये प्रश्न ऐसे हल होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। पहला है स्तनपायी, स्तनपायी के अंदर गाय आ जाएंगी सारी, फिर कौवे हैं वो स्तनपायी नहीं है तो इसलिए बाहर से बनेगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, एक बस स्टॉप पर पंक्ति में ए बाएं ओर से 7वां और बी बाएं ओर से 9वां, वे दोनों अपने स्थान को अदल बदल लेते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां और ए बाईं ओर से 11 हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो ये मैथ्स का प्रश्न है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए एक बार वो बोल रहा है जब ए था तो ये 7वें, देख लीजिए कर लेते हैं यहाँ पे, ए पहले 7वें स्थान पे था, जब अदला बदली की है तब किस स्थान पे आ गया? 11वें स्थान पे आ गया। तो अब क्या करना है आपको? सिंपल एक यूँ हल करना है इसको, अगर कुल पंक्ति निकालनी है तो यूँ करना पड़ेगा, 11 7 18 1 19, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 19। अगर अदला बदली वाले प्रश्न है तो आप डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हो, पहले किस स्थान पे था, अब किस स्थान पे गया? धन 1। चलिए अगला प्रश्न है, इस समय अरुण और दीपक की आयु 4:3 में है, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। इस समय दीपक की आयु कितनी है? किसने पूछ रहा? इस समय दीपक की आयु क्या है? आज की डेट में पूछ रहा है क्या है। तो
आप लोग ये मैथ्स के प्रश्न हैं, इन्हें हल कर लीजिएगा और फिर इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आंसर मैं बता रहा हूँ अभी। तो 56वां है जो 56, इसका आंसर है आपका क्या है 15 वर्ष। तो करंट आई गया इसकी 15 वर्ष। ये आप हल कर लीजिएगा, हल नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अगला प्रश्न है, यदि एक कूट भाषा में दिल्ली को इतना लिखा जाता है और कलकत्ता को इतना, तो आप कलीकट को क्या लिखेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये नंबर नाम के नीचे लिखने पड़ेंगे। ये तो रीजनिंग है, आपको आती है लगभग, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, जो वैसे वाले प्रश्न हैं उन पर करते हैं। तो जो 57वां है, 57 का आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। आप चेक कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है 58वां कि 2 गुणा 3 बराबर 19, 5 गुणा 6 बराबर इतना और 1 गुणा 9 बराबर 181, तो 1 गुणा 7 बराबर कितना होगा? तो ये भी आपका क्या है, कोडिंग वाले प्रश्न है, तो आप इसे भी हल कर लीजिएगा। जो 58वां है, 58वां का आंसर क्या है आपका? बी, 16, 4, 9। निम्न समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों का प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही क्रम में चुनिए। 5, 5, 5, 5 और बीच में आप कौन सा चिन्ह लगाओगे कि ये सही हो जाए? तो जो आप हल करोगे, हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका? ए ऑप्शन, गुणा, धन, बराबर और गुणा। ठीक है, इस स्टार का मतलब गुणा है। तो आप इसे कर लीजिएगा। गणित में अगर कोई दिक्कत हो तो गणित में आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसको प्रॉपरली सॉल्व कर दूंगा। आप देख लीजिएगा। गणित का अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो 60वां प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना? 36, 336, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये गणित के प्रश्न थे। अब फिर से वापस आते हैं। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो वह कौन था? मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह या फिर सुलेमान शिकोह? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। जो सुलेमान शिकोह था उसने कहाँ लिया था आश्रय? श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। और किसके अंडर लिया था ये आप बताओगे कि किसने इनको आश्रय दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित है। टिहरी गढ़वाल का जो ढांढक आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो किस संबंधित है? हमारा मजदूरों से संबंधित है ढांढक आंदोलन। चलिए अगला है, सुदर्शन शाह ने किस नाम से काव्य रचनाएं लिखी हैं? सुदर्शन शाह ने किस नाम से काव्य रचनाएं लिखी हैं? इन्होंने किस नाम से लिखी? कीर्ति पताका, रवि कीर्ति, रस विलास या फिर कवि सूरत? तो आपने मैक्सिमम पढ़ा होगा, जब सुदर्शन शाह का पढ़ते हो तो कवि सूरत आता है। तो इन्होंने इस रचना से लिखी है, इस नाम से रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कुल कितना प्रतिशत है? यह तो आपकी परीक्षावाणी में भी लिखा हुआ है प्रश्न की कितनी बार है? 1.667, 6 से चलता रहता है, तो यानी कि आप इसको 1.67 भी लिख सकते हो। ये वाला आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, स्थानीय भाषा में बसक्याल किस ऋतु को कहा जाता है? आप जानते हो, गढ़वाल में रहते हो तो आपको पता है बसक्याल यानी कि जब बारिश आती है बहुत सारी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में उगाए जाने वाले बाजरा की पहली खेप किस देश को निर्यात की जाएगी? देखिए, उत्तराखंड में बाजरा उगाया जा रहा है इस बार लंबे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे। तो वह खेप किसको दी जाएगी? वो किसको दी जाएगी? सबसे पहले वो दी जाएगी आपकी डेनमार्क को। देखिए, वो किसको दी जाएगी? डेनमार्क को। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जापान को कौन सी किस चीज़ की खेप जाती है हमारी? जापान को जाती है हमारी कोदा बोलते हैं जिसको हम, मंडवा। ठीक है, उसकी खेप किसको जाती है? हमारी जापान को जाती है। और इस समय जो बोल रहा है बाजरा किसको जाएगी? डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया? नंदा देवी को और राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा? चमोली में है, फूलों की घाटी, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो आपको चमोली का दोनों में से कोई एक याद है तब भी कर लोगे आप। देखिए, 2005 में चमोली को किया था और 88 में किसको किया था? हमारे नंदा देवी को किया था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? हमारा गोविंद विहार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है?
तलाव, जलाव, उपराव या फिर खील। जो हमारा 69 है उसे क्या कहा जाता है? तलाव, जलाव, उपराव या खील। तो उपजाऊ भूमि, सिंचित भूमि को कहा जाता है तलाव। ठीक है, और इसी में क्या करते हैं हम? आप रोपाई, जो आप धान उगाते हो वो इसी में करते हो। चलिए अगला प्रश्न, पत्रकारिता का तीसरा चरण कब तक रहा? पत्रकारिता का तीसरा चरण कब तक रहा? जो तीसरा चरण था पत्रकारिता का वो 47 तक था। तो यानी कि 40 से 47, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कुसुम कांता निशंक स्मृति वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? ये ध्यान रखिए, किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया था आपको, किसको? रेखा नेगी जी को किया गया था। और किस चीज़ के लिए किया गया ये आप बताओगे? ये कमेंट बॉक्स में लिखना कि रेखा नेगी को कुसुम कांता निशंक स्मृति वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान किस उपलक्ष्य में दिया गया? अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ की धुनी कहाँ स्थित है? तो गोरखनाथ की धुनी कहाँ स्थित है? ये चंपावत में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा किए गए दान से 1803 में आए विनाशकारी भूकंप से क्षतिग्रस्त रघुनाथ मंदिर का कालांतर में जीर्णोद्धार हुआ था? तो इसका आंसर है आपका दौलतराव सिंधिया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दान दिया था 1803 के भूकंप का। और आप ये भी जानते हो कि 1803 में भूकंप आया था तो श्रीनगर में जो राजधानी थी आपकी अजयपाल की, वो क्या हुई थी? खराब हुई थी, टूटी थी, जो राजभवन था उसका। और बचे कुछ अवशेष कब टूट? 1993 में आई बाढ़ से। फिर 94 में उसका जीर्णोद्धार बनाया गया। तो इसका आंसर क्या है? दौलतराव सिंधिया। अगला प्रश्न है, चंद शासकों के युद्ध के समय किया जाने वाला कर कौन सा था? चंद शासक के समय जो युद्ध के समय जो कर मांगा जाता था वो कौन सा था? वो आंसर उसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मांगा। ठीक है, जो मांगा है वो क्या है? चंद शासकों के युद्ध के समय किया जाने वाला कर था। चलिए अगला प्रश्न, नैनीताल की खोज किसने की थी? आप बता सकते हो, ये तो बहुत सरल प्रश्न है कि नैनीताल की खोज किसने की थी? बैरन ने की थी, पी बैरन ने। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का प्रथम जल आंदोलन था। टिहरी रियासत का प्रथम जल आंदोलन कौन सा था? तो टिहरी रियासत का प्रथम क्या था? सकलाना। ठीक है, रबाई आंदोलन, तिलाड़ी आंदोलन ये अलग अलग हैं। टिहरी का कौन सा है? टिहरी का है सकलाना। चलिए अगला प्रश्न, पंचाचूली चोटी कहाँ स्थित है? पंचाचूली चोटी कहाँ स्थित है आपकी? पिथौरागढ़ में स्थित है, ये आपको भी पता है। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक के वयस्क होने तक राबी गुलेरी संरक्षिका रही? राबी गुलेरी किस पंवार शासक की संरक्षिका थी? तो आप जानते हो ये किसकी थी? ये थी कीर्ति शाह की। फिर है अगला, उदय शंकर अकादमी कहाँ स्थित है? श्रीनगर, देहरादून, लखनऊ या फिर अल्मोड़ा? तो 79 जो प्रश्न है उसका आंसर क्या है? क्योंकि देखिए उत्तराखंड चल रही है तो अल्मोड़ा में स्थित है उदय शंकर अकादमी। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड में BEL स्थित है कोटद्वार में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? यानी कि जो गौना झील है वो बनी थी हमारी, किसके कारण बनी थी? विरही गंगा के अवरुद्ध होने के कारण। तो कितने वर्षों तक बनी रही? तो ये थी हमारी 62 साल तक बनी हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, कि 62 सालों तक गौना झील थी जो अब समाप्त हो चुकी है, सूख चुकी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 कि अल्मोड़ा अखबार का विचार किसने दिया था? बुद्धि बल्लभ पंत, भीमसेन जोशी, क्यूसर और जीवाचंद जोशी। तो इसका आंसर क्या है? जो क्यूसर है उसने क्या दिया था? अल्मोड़ा अखबार का विचार दिया था। अल्मोड़ा अखबार क्या प्रकाशित कहाँ से हुआ था? ये अखबार के बारे में पूछा जाता है अलग अलग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? दो ही ऑप्शन बहुत हैं, बाकी ऑप्शन भी वो दिखाता हूँ मैं आपको। उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा कारखाना है वो कहाँ है? लाल कुआं में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, हडली गुफा उत्तरकाशी के शैल चित्रों को किस रंग से उकेरा गया है? जो हडली गुफा है उत्तरकाशी के,
उसमें जो रंग लगाए गए हैं वो कौन से हैं? वो है नीला रंग, नीले रंग से रंगी गई हैं। उत्तराखंड के राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई? जो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ये थी देहरादून में। ठीक है, देहरादून में की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देख लीजिए, पहला है लोहरीनाग पाला परियोजना, क्या उत्तरकाशी में है? दूसरा है पाला मनेरी योजना उत्तरकाशी किशोबान परियोजना, या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो क्या है? इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। चलिए अगला है, उत्तराखंड का चाइना वाल नाम से किसे जाना जाता है? देखिए ये नाम दिए हुए हैं कि उत्तराखंड का चाइना वाल, तो इसे जाना जाता है छेत्री जी। छेत्री जी यानी कि राम बहादुर छेत्री जी के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड का चाइना वाल। फिर अगला प्रश्न है आपका, किस हवाई अड्डे को विस्तारित कर बोइंग और एयरबस उतरने लायक बनाया गया है और देहरादून नई दिल्ली के बीच वायुसेना प्रारंभ की गई? देखिए क्या बोल रहा है वो, एक तो बोल रहा है कि बोइंग और एयरबस को उतरने लायक बनाया और देहरादून नई दिल्ली के बीच क्या की गई है? शुरुआत की गई है हवाई सेना की, हवाई यात्रा की। तो आप ये बता सकते हो इनमें से किस एयरपोर्ट को विस्तारित किया गया? तो हमारे पास जो एयरपोर्ट है देहरादून में कौन सा है? जॉली ग्रांट, वही किया गया। दूसरा कहाँ है? पंतनगर में। चलिए अगला, उत्तराखंड प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार में, ये गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ है अप्रैल 2001 में। देखिए अप्रैल में दिया हुआ सब, लेकिन आंसर क्या है? अप्रैल 2001 में। अगला है, राज्य जनजाति के निवास स्थान है। राज्य जनजाति कहाँ रहती है? तो ये रहती है हमारी रतियूड़ा में। राज्य जनजाति कहाँ है? रतियूड़ा। अगला प्रश्न है, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया उत्तराखंड से कि किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गौरी नदी का नहीं चढ़ाया जाता है। गौरी नहीं हो, गौरी नदी होना तो मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, गौरी नदी का नहीं चढ़ाया जाता है। अगला है, गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? गढ़वाली भाषा दिवस ये मनाया जाता है हमारा 3 सितंबर को मनाया जाता है, ये चला चुका है पिछले महीने। अगला है, हौलदार माया सरोवर चांद और औरतों का शहर जैसा उपन्यास के लेखक कौन हैं? इनके लेखक कौन हैं, इनका नाम बताइए। तो ये उत्तराखंड के शैलेश मटियानी जी हैं जिन्होंने ये उपन्यास लिखे हैं। अगला है, गढ़तांगली दर्रा स्थित है। गढ़तांगली दर्रा है वो कहाँ स्थित है और किस किस को जोड़ता है? ये आपके लिए फिर ऑप्शन है। तो गढ़तांगली आपका पिथौरागढ़ में, और किस किस उसको जोड़ता है, राज्य को या हमारे उत्तराखंड से किसी देश को जोड़ता है? तो ये आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, असत्य छांटिए। राज्य के गठन से पूर्व राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। दूसरा, राज्य के गठन के बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट रहा है। तीसरा, राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। और आखिरी है, राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान घट रहा है। तो इसमें से असत्य क्या है? तो आप देख सकते हो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान घट रहा है, चीज़ें कम ही हो रही हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96, निम्न में से किस क्षेत्र में पर्याप्त विकास की संभावनाएं हैं? पर्याप्त विकास की संभावनाएं सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। पर्यटन, ऊन, जल विद्युत या सभी? आप पूरे भारतवर्ष में भी देख सकते हो। तो आप अगर इन सब चीज़ों को बढ़ा दोगे तो संभावनाएं ज़्यादा हैं विकास की। तो चलिए अगला देखते हैं, मोती बाज़ार कहाँ स्थित है? 97 प्रश्न है। मोती बाज़ार ये हरिद्वार का मुख्य बाज़ार है, मोती बाज़ार। अगला प्रश्न है, हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस खेल से है? हरिदत्त कापड़ी किस खेल से हैं? ये हमारे बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न, किस लेखक को क्षेत्रीय या आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है? तो ये हमारे किसको कहा जाता है? शैलेश मटियानी जी को कहा जाता है क्षेत्रीय और आंचलिक कलाकार। और ये अंतिम प्रश्न है, गायके की स्मृति में डूबी हुई नायिकाओं का हृदय विदारक
नाथनीय नृत्य कौन सा है? किसकी? मायके की स्मृति में डूबी हुई नायिकाओं का हृदय विदारक नाथनीय नृत्य कौन सा है? हमारे यहाँ से क्या कहते हैं उत्तराखंड में? खुदेड़ गीत। तो ये खुदेड़ है, खुदेड़ नृत्य है जो मायके की स्मृति में डूबी औरतों का है। तो ये एक प्रश्न पत्र था, फिर कुछ टाइम में दूसरा प्रश्न पत्र भी अपलोड कर देंगे। आई होप आपको प्रश्न पत्र अच्छा लगा हो, और आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।